आज हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को कवर करने वाले हैं। हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे और जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे इस एक्ट से रिलेटेड, आप उनको करने में आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहाँ से आया। तो सबसे पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही इसको सम्मिलित किया जाता था और उसी के अकॉर्डिंग इसको देखा जाता था। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, ट्रांजैक्शंस बढ़ी, बिजनेस ने इवैल्यूएट करना शुरू करा, तो हमने एक अलग से एक्ट बनाया इंडिया में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसे सेक्शन 11 ऑफ 1932 में पास किया गया। इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसने इसके लिए सारी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को किस तरह से गवर्न करना है लॉ के अकॉर्डिंग, ये राइट डाउन किया। और आगे हमारा इंडिया में प्रोसीजर पार्टनरशिप फर्म के लिए यही चलता है। हमने इसको इनेक्ट किया था 8 अप्रैल 1932 को। इस एक्ट को हमने फोर्स में आया ये 1 अक्टूबर 1932 को। अब इनेक्टमेंट होता है, ये मतलब बनाया गया। हमने ये एक्ट बनाकर इसको रख दिया, आपस में पास हो रहा है, बिल पास हो रहे हैं, लेकिन ये जब एक्ट में आया, फोर्स में आया कि अब इस तरह से ही चलेगा, तो वो हमारा 1 अक्टूबर 1932 को हुआ, जिसमें हमने सेक्शन 69 को इंक्लूड नहीं किया था। सेक्शन 69 हमने इंक्लूड किया 1 अक्टूबर 1933 को, नेक्स्ट ईयर। इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है, ये पूरी इंडिया में, होल ऑफ इंडिया पे अप्लाइड होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफ़ाइन करना, अमेंड करना लॉ को, जो भी लॉ इंडियन पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड हैं, कमर्शियली, जुडिशियली, उसमें कोर्ट्स में कैसे डील करना है, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कैसे डील करनी है, ये सब डिफ़ाइन किया जाता है, अमेंड किया जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। लायबिलिटीज़ कैसे कवर होंगी, डिसोल्यूशन कैसे होगा, कौन सी पार्टनरशिप फर्म में किस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग होगी, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। अब हमारे पास टर्म आता है पार्टनरशिप। सेक्शन 4 में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं पार्टनरशिप होती क्या है। Partnership is a relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Okay? Partnership is a relation between persons. उन लोगों के बीच में संबंध है जो एक कॉमन पर्पस के लिए एग्रीड हुए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए एग्रीड हुए हैं और एक एक्ट कर रहे हैं उन सब के लिए। तो हमने कैसे देखा, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन, साझेदारी है उन लोगों के बीच में जो एक प्रॉफिट के पर्पस से इकट्ठा हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव पे और एक बिजनेस को चला रहे हैं। जब हमें इसकी डिकंस्ट्रक्शन करनी होती है, यानी कि पार्टनरशिप को ख़त्म करना होता है, डिसोल्यूशन करना होता है, तो हम कैसे करते हैं, या तो कोर्ट का ऑर्डर हो या हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट हो, क्या हम अपनी विल से इसको ख़त्म करना चाह रहे हो। अब हम देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप के। तो सबसे पहले हमने बोला ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं, मस्ट बी एटलीस्ट 2 कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स। एक पर्सन अगर अकेला बिजनेस कर रहा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, 1 पर्सन कंपनी है, या फिर आपको पार्टनरशिप करनी है तो आपके पास कम से कम 2 पर्सन्स होने चाहिए और मैक्सिमम लिमिट कम से कम 2 पार्टनर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर्स। मिनिमम बार है 2 पार्टनर्स का, मैक्सिमम बार है 50 पार्टनर्स का। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट,
पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से होती है। आपका और आपके पार्टनर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, डील होनी चाहिए कि हाँ हम पार्टनर्स हैं और इस काम को करना चाहते हैं, ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग होगी। इन सब बातों पर सिर्फ 2 डायरेक्टर हैं वो पार्टनर बन गए, सिर्फ वो फैमिली मेम्बर्स है 2 भाई हैं तो पार्टनर बन गए, इस तरह से नहीं चलता। पूरी डील होती है, आपको लॉ के अंडर आना पड़ता है। बिजनेस वेंचर यानी कि उसका मोटिव प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, चाहे वो एक ट्रेड हो, ऑक्यूपेशन हो, कोई प्रोफेशन हो। 2 डॉक्टर भी मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं, एक क्लिनिक 2 डॉक्टर मिलके भी खोल सकते हैं, एक बिज़नेस 2 अलग अलग पर्सन बन के कपड़े का बिज़नेस खोल सकते हैं, कपड़े की दुकान खोल सकते हैं, सिलाई की दुकान खोल सकते हैं, जिसमें उनका प्रॉफिट बटा हुआ हो, काम बटा हुआ हो। चैरिटेबल ट्रस्ट हो, नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट हो, इसमें पार्टनरशिप कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग एंड एजेंसी, आप उसमें पार्टनरशिप फर्म अगर आपकी है तो आप उसमें प्रॉफिट भी शेयर करोगे। ये नहीं कि सिर्फ 2 पार्टनर्स की प्रॉफिट की एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें एक पार्टनर सारा प्रॉफिट ले रहा है, एक पार्टनर सारा काम कर रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग सबकी रहती है। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बनाना ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप बना लेते हो तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन होती है कि आपकी फर्म कैसे गवर्न होगी, एम्बिग्युइटी नहीं रहती, लीगली कैसे सर्व होगा ये आपको पता होता है, लीगल डायरेक्शन होती है, दूसरा पार्टनर मुकर नहीं सकता। आप पार्टनरशिप डीड भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बना सकते हो, चाहे लिखित में हो, चाहे ओरली हो, चाहे रजिस्टर्ड हो, चाहे अनरजिस्टर्ड हो। लेकिन अगर रजिस्टर्ड होती है पार्टनरशिप फर्म तो ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हो तो उसमें आप ये सब लिखते हो, फर्म का नाम, बिज़नेस का नेचर जैसे मैंने आपको बताया, कपड़े की दुकान, जूस की दुकान और कोई शोरूम, जो भी आपका बिज़नेस है उसको आप क्लैरिफाई करते हो। कैपिटल कंट्रीब्यूशंस लिखते हो, किसने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, प्रॉफिट लॉस रेशियो लिखते हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखते हो, किस पार्टनर को कितनी सैलरी का इंटाइटल्ड होगा वो ये लिखते हो, इंटरेस्ट रूल्स लिखते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होंगे और डिसोल्यूशन का प्रोसीजर क्या होगा। लेकिन अगर आपने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाई है, सेक्शन 13 में उसके लिए भी रूल्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1 रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी को नहीं देना पड़ेगा, सैलरी किसी को नहीं मिलेगी। और अगर आप में से कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो आपको इंटरेस्ट रेट जिस पार्टनर ने लोन दिया है उसको 6% इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा लोन पे। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप एट विल, सेक्शन 7। तो यानी कि आप पार्टनर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा हम इस बिज़नेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे और इस बिज़नेस को रन करेंगे प्रॉफिट मोटिव से। तो वो आप लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार बनाया, कोई फिक्स टर्म नहीं था, कोई फिक्स ऑब्जेक्टिव नहीं था। गोइंग कंसर्न अजम्पशंस के साथ आपने उस बिज़नेस को शुरू किया। आपने उसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं लगाई कि वो कब टर्मिनेट करेगा। आप में से कोई भी पार्टनर अगर ये चाहता है कि ये पार्टनरशिप ख़त्म हो जाए तो वो एक नोटिस देगा और उस पार्टनरशिप को ख़त्म कर देगा एक नोटिस से।
नेक्स्ट हम चलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, सेक्शन 8 में जो आती है। यहाँ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है, जैसे कि एक रोड को बनाना है, उस पर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म ने आके उस रोड को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो वो उस रोड को बनाने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्टनरशिप फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। अगर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म आके उस रोड को बनाने के लिए कंबाइन हुई है, तो वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी उस प्रोसीजर को ख़त्म करने के बाद, उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करने के बाद। या एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप में आप देखते हैं एक पर्टिकुलर टेनर होता है कि इतने ईयर्स के लिए हम ये पार्टनरशिप फर्म रखेंगे, तो वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप स्पेसिफिक टाइम पीरियड आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर। जो सारे बिजनेस के ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहा है वो आपका एक्टिव पार्टनर या मैनेजिंग पार्टनर, जो मैनेज कर रहा है बिजनेस के ऑपरेशंस को। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, जो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है और प्रॉफिट अर्न कर रहा है। उन्होंने कैपिटल ज़्यादा लगा दी और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं है बिजनेस को मैनेज करने में। नॉमिनल पार्टनर नेम से होता है, जैसे कि हमने अग्रवाल, बर्गर किंग, डोमिनोज, ये अब आप सबसे पहले देखते हैं अग्रवाल का एग्जांपल लेते हैं हम। अग्रवाल स्वीट्स के नाम से कितनी दुकानें हैं, लेकिन सबसे पहले एक अग्रवाल स्वीट्स ने इतना नाम रोशन किया अपनी फर्म का, और उसके बाद वो सिर्फ अपना नाम देती हैं कि आपकी फर्म, आपको अगर अपनी स्वीट्स की दुकान अग्रवाल स्वीट्स के नाम से खोलनी है तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा हमारे अंडर, हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे और आपका कुछ प्रॉफिट में हिस्सा हमें होगा और आप रन कर सकते हैं। हाँ, रेगुलर चेकिंग हम करेंगे। तो ये दोनों आपस में एक तरह से पार्टनर बन गए। या इस तरह से हम ले लेते हैं कि सिर्फ एक, मान लो टाटा अंबानी है, टाटा ग्रुप का मालिक जो भी है उसको बहुत नॉलेज है और आपने किसी ने नई फर्म खोली, उसने कहा आप हमारे मेंबर बन जाओ। सबको पता है उसका नाम बड़ा है, तो उसके नाम उस फर्म में आ रहा है, नई फर्म में, कि उसका पार्टनर ये भी है, तो वो चल जाएगी। तो वो नॉमिनल पार्टनर अपनी फर्म का नाम दे रहे हैं, रेपुटेशन दे रहे हैं, अपना नाम दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको अग्रवाल का केस बताया। अब जियो कंपनी को ऑपरेट कोई और कर रहा है, लेकिन वो रिलायंस के अंदर आती है, तो आप सबको लगता है हाँ अच्छी कंपनी है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली में हम देखते हैं गारंटेड पार्टनर को, जिसके बारे में हमें पता है कि इसको सिर्फ इतना प्रॉफिट देना है, वो प्रॉफिट के लिए इंटाइटल्ड है। अगर लॉस होगा तब भी हम उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देंगे और उसको लॉसेस में हिस्सा कोई नहीं देगा। अब हम माइनर के ऊपर पढ़ते हैं। सेक्शन 30 में माइनर ऐसा पार्टनर के बारे में डिटेल दी गई है, तो और सेक्शन 11 में कॉन्ट्रैक्टर के बारे में हमने लिखा है अ माइनर लैक्स कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, हैंस अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। एक बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है, तो वो अब उसके अंदर इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो बिज़नेस को समझ पाए, कर पाए,
वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग इनकेपेबल है बिजनेस के लॉसेस को हैंडल करने के लिए, इसीलिए उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते। अगर हमें उसको पार्टनर बनाना है, मान लो कोई माइनर आपको लगता है कि इसके अंदर बहुत नॉलेज है बिजनेस की, इनहेरिटेंस से या कैसे भी, और आप इसको पार्टनर बनाना चाहते हो, तो अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। वो सिर्फ प्रॉफिट्स में पार्टनर बनेगा। अगर वो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप लेता है तो उसको सारे पार्टनर्स की कंसेंट ज़रूरी है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, जितने उसके एसेट्स हैं, उसका पर्सनल लायबिलिटी उसकी कोई नहीं होगी। लेकिन अगर वो पर्सन वो माइनर मेजर हो जाता है, अटेनिंग 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड, अटेनिंग मैच्योरिटी, तो माइनर के पास 6 मंथ से पब्लिक फुल नोटिस देने के लिए कि क्या मैं आगे पार्टनर बनना चाहता हूँ या नहीं। द माइनर हैज़ 6 months टू गिव पब्लिक नोटिस, इलेक्टिंग, उसको चूज़ करने के लिए वेदर टू स्टे एज अ फुल पार्टनर और लीव, कि वो आगे इस पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करना चाहता है या उस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ देना चाहता है। अब हम पढ़ते हैं राइट ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले आता है राइट टू मैनेज। हर पार्टनर को इक्वल राइट है कि बिजनेस के ऑपरेशंस में कंडक्ट करे, मैनेज करे, इंस्पेक्ट करे बुक्स को, और उसके पास एक्सेस टू बुक्स, जो सारी बुक्स आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं उसके पास वो राइट है कि वो उन्हें देख सकता है, कॉपी कर सकता है, उन्हें अगर वो मांग रहा है तो उसको अवेलेबल कराओ, पढ़ सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है। अगर मान लो उसको किसी अलग दूसरे पार्टनर पर शक है कि वो कोई फ्रॉड कर रहा है और वो इंस्पेक्ट करना चाहता है, तो उसे फुल राइट है कि वो कर सकता है। ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ये ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स में हम पढ़ेंगे। हर पार्टनर को गुड फेथ पे काम करना है, फर्म के खिलाफ या पार्टनरशिप फर्म्स के खिलाफ, दूसरे पार्टनर्स के खिलाफ काम नहीं करना है। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर फ्रॉड, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो उस पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी पूरी पार्टनरशिप फर्म को उसके लिए इंडेमनिफाई करे, जो उससे लॉस हुआ है, क्षति हुई है, उसकी पूर्ति करे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेशंस विद थर्ड पार्टीज, एजेंसी, पार्टनर एज एन एजेंट। सेक्शन 18 में हम इसके बारे में बात करते हैं। एक पार्टनर एक बिजनेस का एजेंट ही होता है। हम सेक्शन 18 में इसके बारे में बात करते हैं। एम्प्लॉयड अथॉरिटी सेक्शन 19, कि जो बाकी के अदर बिजनेस जिसके साथ हम रन कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशंस ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी, एक पार्टनर को जो अथॉरिटी मिली है एज अ पार्टनर, उसके लिए अगर उसको मिलती रहे तो उसके अंदर कुछ प्रोविजंस आते हैं जिसका उसे उल्लंघन नहीं करना होता। जैसे सबमिट अ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, वो अपनी मर्जी से कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, डिसॉल्व करने के लिए बिना फर्म की मर्जी से नहीं बोल सकता। हाँ, अपने नाम पे कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता बिजनेस का। कोई भी फर्म का क्लेम है उसको ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई, अगर मान लो फुल सेटलमेंट आप करना चाहते हो तो पार्टनर्स की, अदर पार्टनर्स की विल से होगा। मान लो आपने किसी से कहा 18,000 रुपीज़ उसको देने थे, आप कह रहे हो आप ठीक है आप 15,000 दे दो,
तो ये भी आपको सारे पार्टनर्स की मर्ज़ी से कहना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी से कंप्रोमाइज़ कोई क्लेम नहीं कर सकते। कोई लीगल सूट अगर हुआ है, आपने किसी फर्म दूसरी फर्म पे किया है, तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको विड्रॉ नहीं कर सकते जो आपकी फर्म ने फाइल किया था। आप बिज़नेस का कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि बिज़नेस की लैंड, बिज़नेस की बिल्डिंग अपने नाम एक्वायर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अगर आपको अथॉरिटी मिली है तो। यह आपको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो लेकिन आप ये सब काम नहीं कर सकते। डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट, सेक्शन 28। इसमें हम दो बातें पढ़ते हैं, पार्टनर बाय स्टॉपल एंड रिटायरिंग पार्टनर वार्निंग। पार्टनर बाय स्टॉपल में हम कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर आपके सामने इस तरह से एक्ट कर रहा है कि वह आपका एजेंट है, उसे आपने भेजा है, इस तरह से शो कर रहा है और आपने उसको स्टॉप नहीं किया, तो वो आपका एजेंट कहलाएगा। उसके द्वारा किए गए सारे एक्शंस आपके एक्शंस कहलाएंगे और उसके द्वारा किए गए लॉसेस पे आप ही लायबल होंगे। रिटायरिंग पार्टनर वार्निंग, अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर नोटिस देने से फेल हो जाता है तो उसके पास उसको जब तक उसने नोटिस नहीं दिया, जब तक सारे पार्टनर्स की मर्ज़ी से वो रिटायर नहीं हुआ, तब तक के सारी लाइबिलिटीज़ में उसका हिस्सा रहेगा। इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर एडमिट कर रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो वो सबकी मर्ज़ी से होगा, सबकी कंसेंट से होगा। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको उसके शेयर की प्रॉफिट्स में हिस्सा रहेगा, उसे अपने शेयर की लायबिलिटी को पूरा करके जाना पड़ेगा जब तक वो रिटायर नहीं हुआ। और उसकी एक्सपल्सन, इंसॉल्वेंसी एंड डेथ, अगर आप कोई पार्टनर फ्रॉड कर रहा है, कोई पार्टनर चीटिंग कर रहा है, तो आप उसको बाहर निकाल सकते हो, अपने बिजनेस से एक्सपेल्ड कर सकते हो, उसके ऊपर फाइन कर सकते हो, उसको सूट कर सकते हो। इसी तरह से इंसॉल्वेंसी और डेथ में अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, वो इनकैपेबल हो जाता है आगे डील करने के लिए, तो आप उसका हिस्सा निकाल के कितना उसके पार्टनर का बिज़नेस में हिस्सा बनता है, कितनी मनी उसको मिलनी चाहिए, ये कैलकुलेट करके उसको प्रोवाइड कर दीजिए। अब डिसोल्यूशन फर्म वर्सेस पार्टनरशिप, अगर आप देखते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, सिर्फ कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी कि कंप्लीट बिजनेस ख़त्म हो रहा है, कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस एंड क्लोजर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पार्टनरशिप रेशियो में चेंज हो रहा है, तो जो पार्टनर्स बचे हैं उनके साथ पार्टनरशिप कंटिन्यू होएगी। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है तो हम क्या करेंगे, सारे बिजनेस के एसेट्स को सोल्ड आउट कर देंगे, सारे लायबिलिटीज़ को पे आउट कर देंगे, और जो रिमेनिंग सरप्लस होगा, अगर रिमेनिंग सरप्लस और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन पे। हम डिसोल्यूशन कैसे कैसे कर सकते हैं, सेक्शन 40 to 43 में इसके बारे में बताया गया है। बाय एग्रीमेंट या कंटिंजेंसी से देखते हैं हम पहले। अगर एक फिक्स टर्म के लिए आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाई थी और वो फिक्स टर्म ख़त्म हो गया है, तो आपके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस बिजनेस फर्म को ख़त्म कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। डिसॉल्व कैसे करोगे, एसेट्स और लायबिलिटीज़ सोल्ड और पे आउट करके, बाय नोटिस एंड कंपल्सरी। अगर आपके सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या फिर आप विल से अपनी बिज़नेस को क्लोज करना चाहते हो, या फिर कोर्ट का ऑर्डर है, तो आपको बिज़नेस को टर्मिनेट करना पड़ेगा।
डिसोल्यूशन बाय कोर्ट सेक्शन 44। अगर कोई पार्टनर या सारे पार्टनर इंसेन हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, आपने कोई फ्रॉड किया है, आपने बिजनेस ऑपरेशंस को रन करना सिर्फ परसिस्टेंट लॉसेस पे ही होगा, अगर लगातार लॉसेस में ही आप बिजनेस कंडक्ट कर पाएंगे, आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो ब्रीच हो गया, आपने पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, आपने उसको ब्रीच कर दिया, किसी भी तरह से आपका जो बिजनेस है वो जस्ट और इक्विटेबल नहीं रहा, वो फेयर नहीं रहा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, आप सेटल कैसे करेंगे अकाउंट्स को? अगर आपने डिसॉल्वेशन करना है तो सबसे पहले आपके जो बाहर के क्रेडिटर्स हैं आप उनको पे आउट करो। फिर आपका फर्म का कोई अगर पार्टनर है जिसने कोई लोन या एडवांसेस दे रखा है फर्म को, उसके लोन और एडवांसेस को पे आउट करो। फिर सारे पार्टनर्स की कैपिटल कंट्रीब्यूट करो जो आ रही है। उसके बाद आपके पास अगर कोई प्रॉफिट या लॉस बचता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म सेक्शन 56 to 58। आपके पास फर्म का रजिस्टर कराना और ना कराना ऑप्शनल है, लेकिन अगर फर्म को रजिस्टर नहीं कराया तो आपके पास कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल पेनल्टी तो नहीं लगेगी ना रजिस्टर कराने के से, लेकिन कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं जिनसे आप वंचित हो जाएंगे, से आप बाहर हो जाएंगे। प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन कराने का? आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी जिसमें फर्म का नाम हो, लोकेशन हो, पार्टनर की डिटेल्स हो और डेट हो कि हम इस दिन से फर्म को चालू करना चाहते हैं, या उस दिन की डेट जिस दिन आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई है उसकी डेट साइन करके। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन सेक्शन 69, जैसे मैंने आपको बताया, आप नॉन रजिस्ट्रेशन से आप कुछ एडवांटेजेस से हट जाएंगे। जैसे आप किसी पार्टनर को स्यू नहीं कर सकते, अपने ही किसी पार्टनर को, किसी अदर फर्म को स्यू नहीं कर सकते अगर उसने कुछ आपके साथ गलत किया है तो, थर्ड पार्टी को। और साथ में अगर आपको सेट ऑफ करना है कोई क्लेम तो आप 100 रुपीज़ की वैल्यू से ज़्यादा कोई क्लेम नहीं कर सकते सेट ऑफ को। इवन इफ़ यू आर अनरजिस्टर्ड, अगर आप नहीं रजिस्टर्ड हो तब भी आपके पास कुछ राइट्स हैं, जैसे आप डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के लिए आप सूट कर सकते हो, आप मतलब एक अप्लाई कर सकते हो कि मुझे अपनी फर्म को डिसॉल्व करना है। आप एक कोर्ट में जाके कह सकते हो कि आपके अकाउंट्स को सेटल किया जाए, आपके डिसॉल्व फर्म के अकाउंट्स को सेटल किया जाए, आपकी प्रॉपर्टीज़ को रियलाइज़ किया जाए, जैसे हमने कहा एसेट्स को सोल्ड आउट करते हैं, लायबिलिटीज़ को पे आउट करते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी या कोई अलग पार्टनर आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन आपके पास हैं, अगर वो आपके साथ कुछ गलत करते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड। अब हम पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप को देखते हैं। तो पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है और को ओनरशिप स्टेटस और इनहेरिटेंस मतलब होता है वंशावली, आपके घर परिवार में से है उससे अराइज होती है। पार्टनरशिप प्रॉफिट मेकिंग के लिए होती है और को ओनरशिप प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं भी हो सकती। को ओनरशिप में आपकी एनजीओ वगैरह भी आ सकती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आ सकती हैं। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है, को ओनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट हम डिफरेंस पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का। पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। यानी कि अगर आपके पास
कोई लायबिलिटी ऐसी अराइज होती है जो आपके बिजनेस उसके पास इतनी एसेट्स नहीं है उसको ख़त्म करने के लिए, तो वो आपके पर्सनल एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंपनीज़ में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, वो आपके पर्सनल एसेट्स को छू भी नहीं सकते। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से डिस्टिंक्ट अलग नहीं होती, जैसे फर्म वैसे पार्टनर। कंपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, एक पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म में आपको ऑडिट्स कराने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कंपनी में रेगुलर स्टैट्यूटरी ऑडिट्स और कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग रेगुलरली ऑडिट्स कराने ज़रूरी होते हैं, उनको प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है उनकी डिटेल्स। अब हम देखते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स एंड इवोल्यूशन कैसे रहा है। आज के टाइम पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स बहुत इवॉल्व हो रही हैं। उनमें डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बात की जाती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में बात की जाती है, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस के बारे में बात की जाती हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फाइलिंग्स के बारे में बात की जाती है, डिजिटली डीड्स बनाई जाती हैं और लायबिलिटीज़ लिमिटेड होती है पार्टनर्स की। आज के टाइम पे जो पार्टनरशिप फर्म्स बन रही है वो LLPs ही बन रही हैं। इन फर्म्स को अपनी पार्टनरशिप फर्म के नाम के आगे लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है और ये एक अच्छी फॉर्म है पार्टनरशिप फर्म की। थैंक यू। आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और सेशंस पाने के लिए चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।